साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण बिंदु वर्ण विचार के प्रश्नोत्तर पर बात करने वाले हैं। अभी आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको विचार करना है। क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें वर्ण विचार का बिंदु पढ़ना है, चाहे आप घर पे पढ़ें या कोचिंग में पढ़ा हो, और उसके बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न देखेंगे, जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्यम वर्ण कौन सा है? हमारे जो चार विकल्प हैं इसके ए, आ, ई। इसमें जीभ की जो स्थिति है हमारी, उसके आधार पर इसमें अग्र, मध्य और पश्च तीन प्रकार के वर्ण होते हैं। तो इसमें से पूछा गया हमें मध्यम वर्ण कौन सा है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता चल रहा होगा इसमें कि इसमें ए जो है इसका सही उत्तर है। इसमें ए क्या है? मध्यम वर्ण है। आ पश्च वर्ण है। ई जो है छोटा वाला ई वो अग्र है, और बड़ी ई जो है वो भी अग्र है। तो इस प्रकार से जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्यम वर्ण है ए। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? देखो, इसके चार विकल्प हैं, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं बिल्कुल, और इसका जो उत्तर है वो है संवृत। देखो, इसमें जो संवृत वर्ण है उनके उच्चारण में मुख बंद रहता है, अर्धसंवृत में मुख आधा बंद रहता है, अर्धविवृत में मुख आधा खुला रहता है, और विवृत में मुख पूरा खुलता है। जैसे हम आ बोलते हैं आ, तो उसमें मुख पूरा खुलता है। डॉक्टर भी हमसे जब आ बुलवाता है तो उनको जब मुख देखना होता है अंदर से तो आ बुलवाता है, आ ऐसा आ बोलते हैं, इसका मतलब उसमें मुख पूरा खुल जाता है। तो ये हमारा इसका जो उत्तर रहेगा वो संवृत रहेगा। अगला देखेंगे, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष, तो यहाँ पर हमने व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया था उसमें आपने देखा होगा कि घोष और अघोष दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है उन्हें हम घोष कहते हैं, और जिनमें नहीं होता उनको अघोष कहते हैं। तो पहला और दूसरा वर्ण जो है, जिनके 5-5 वर्ण हैं उनमें पहला और दूसरा वो अघोष होते हैं, और इसके बाद में जो तीनों शय हैं वो भी अघोष होते हैं। तो इसका जो उत्तर है हमारा वो है इसमें च छ वाला, यानी दूसरा विकल्प हमारा उत्तर है कि किसी भी क्रमांक का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो क्या होता है? अघोष होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? वृत्तमुखी यानी जिसमें वृत्त का मतलब था गोल। तो कौन सा ऐसा क्रमांक है इसमें जिसमें हमारे होठ गोल नहीं होते? तो हम लोग बिल्कुल बोल कर देख सकते हैं। पहला है ओ, यानी होठ गोल हो रहे हैं, आ नहीं हो रहे, ऊ और फिर ओ, यानी पहला, तीसरा और चौथा, इन विकल्पों में हमारे जो होठ हैं वो गोल हो रहे हैं, जबकि आ में हमारा होठ गोल नहीं हो रहा। इसका जो हमारा उत्तर रहेगा वो है आ, यानी आ ऐसा वर्ण है जिसमें होठ गोल नहीं हो रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षत्र, त्रिशूल और ज्ञानी। देखो, क्षर, त्र और ज्ञ ये हैं किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसको देखो, इसका जो चार विकल्प हैं, पहला है संयुक्त स्वर, दूसरा संयुक्त व्यंजन, तीसरा मूल स्वर और चौथा दीर्घ स्वर। तो सीधी सी बात, देखो इसके विकल्प से ही आपको उत्तर आ सकता है कि ये स्वर तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? व्यंजन, और व्यंजन एक ही विकल्प में है और वो है दूसरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, दूसरा विकल्प। और देखो, इसको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। क्ष है वो क और श से मिलकर बनता है, त्र है वो त और र से मिलकर बनता है, ज्ञ है वो ज और अंग से मिलकर बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान कौन सा है? प फ ब भ म का उच्चारण स्थान कौन सा है? वैसे आप बोल के देख लीजिए,
पै फै बै बै और मैं जब आप बोल रहे हैं तो हमारे होठ दोनों मिल रहे हैं। इसका जो 4 विकल्प देखेंगे, मूर्धन्य है पहला, दूसरा देखेंगे ओष्ठ है, तीसरा कंठ है और चौथा दंत ओष्ठ है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ओष्ठ है, यानी इन व्यंजनों के उच्चारण में होठ आपस में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन नहीं है? अघोष व्यंजन नहीं है, देखो ये नहीं शब्द दिया है, अघोष नहीं है, इसका मतलब क्या है? घोष। घोष ढूंढना है हमें, घोष कौन सा है इसमें। तो इसमें विकल्प देखेंगे क, फ, ध और ख। अब देखो इसमें पूछा अघोष व्यंजन नहीं है, मतलब घोष है, और घोष जो होता है वो तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो ये देखो क पहला है, फ भी दूसरा है और ख भी दूसरा है। तो इसमें ध जो है इसमें चौथा व्यंजन है, इसलिए क्या है? घोष है, यानी अघोष नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 में मूल स्वर है, इसमें है विकल्प ई, उ, ए और उ, यानी इनमें से चारों में से कौन सा? चारों ही स्वर हैं, लेकिन इनमें से मूल स्वर कौन सा है? मूल स्वर हम ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर एक ही बात है। तो इसमें आपका जो उत्तर रहेगा वो है उ, यानी ऐसा स्वर जो दो स्वरों के मिलने से नहीं बना, अपने आप में मूल है, तो वो है इसमें उ। बाकी ई है, छोटी ई और छोटी ई से मिलाकर बनती है। ए है वो ए और ई से मिलाकर बनता है। उ है वो छोटे उ और छोटे उ से मिलाकर बनता है। इसका मतलब अपना उत्तर हो जाएगा उ। अगला देखेंगे, इसमें है ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? और ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारा गलत हो जाए। ग देखो ग और ये, ग और अंग, जय और ये और जय और अंग। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे जैसा इसका उच्चारण होता है वैसा नहीं है ये जय और अंग इन दो व्यंजनों के मिलाने से बनता है। ये हमें याद रखना है और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 10, मूर्धन्य ध्वनि है। देखो मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य वो होता ही है जिनमें हमारा मुख, जो हमारी जीभ है वो हमारे मुख के सबसे ऊंचे स्थान पर स्पर्श करती है, उसको कहते हैं मूर्धन्य ध्वनि। इसमें जो हमारे 4 विकल्प हैं ई, ए, आ, ओ, री, तो आपकी मूर्धन्य ध्वनि है वो री। यदि आपने संस्कृत में देखा होगा री टू रसा नाम मूर्धन्य, तो ये री है वो मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा जीभ के दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है वह है। तो देखो जिस वर्ण के उच्चारण में हवा जीभ के दोनों पार्श्वों से बाहर चली जाती है, ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। और हमारा जो पार्श्विक व्यंजन है वो हिंदी में एक ही है, और वो देखेंगे कौन सा है। तो देखो इसके 4 विकल्प हैं, ल, ज, ट और प। तो इसका है उत्तर रहेगा वो है ल। ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, क्योंकि जीभ के दोनों पार्श्वों से हवा बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण सबसे पहले आएगा? शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण सबसे पहले आएगा? ये हमें शब्दकोश आना चाहिए इसके लिए, और इस शब्दकोश की हमारी एक विशेष कक्षा भी होती है इसमें देखो 4 विकल्प है, दृष्टि, दंश, दीप्ति और द्रुम। तो इसका जो हमारा उत्तर रहेगा वो है दंश। देखो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अनुस्वार वाला जो व्यंजन है वो बाकी के व्यंजनों से पहले आता है, इसलिए इसका जो उत्तर रहेगा हमारा वो रहेगा दंश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, कौन सा शब्द अंत में आएगा? ये भी शब्दकोश का ही है, और इसमें पहला विकल्प है हृदय, दूसरा ह्रास, तीसरा हंस, चौथा हानि। तो इसमें एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, पहले वाले में क्या है, इसमें अनुस्वार सबसे पहले आता है, फिर स्वर चालू हो जाते हैं, फिर व्यंजन, और आधा यदि कभी भी है आधा और पूरा तो उसमें से वो उसका सबसे पहले रहेगा। जैसे हृदय है और री से मिलकर बना, ये है और रा है, यहाँ पर यानी है आधा इसमें, और है के बाद अनुस्वार है और है के बाद आ है चारों विकल्पों में। तो इसमें ह्रास हमारा उत्तर रहेगा। आप इसकी क्लास भी इसकी देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, या आपको किसी ने पढ़ाया हो या पे किसी किताब को आपने पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि जो व्यंजन होता है उसका स्थान बाद में होता है, और यहाँ व्यंजन है आधा, और बाकी सब में स्वर मिला हुआ है मेरी मिला हुआ है, हृदय में है मेरी मिला हुआ है, हंस में है में ए अंग मिला हुआ है, हानि में है में आ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ है में कुछ मिला हुआ नहीं है के बाद रा आ रहा है, ह्रास। इसमें आपको एक नियम ध्यान में रखना होता है, यदि 2 व्यंजन ऊपर और नीचे होते हैं तो ऊपर वाला आधा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वास की कम मात्रा प्रयोग में लेने वाले वर्णों को कहते हैं। देखो श्वास की कम मात्रा प्रयोग में लेने वाले वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्प प्राण
महाप्राण। तो श्वास की कम मात्रा प्रयोग में लेने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, और उनको कहते हैं हम अल्प प्राण। देखो, अल्प प्राण और महाप्राण दो जो व्यंजन हैं वो श्वास की मात्रा के आधार पर होते हैं। अल्प का अर्थ वैसे ही पता है, कम होता है, और महा का मतलब ज़्यादा होता है। प्राण मतलब प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, श्वास। तो श्वास की कम मात्रा प्रयोग में लेने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, हम अल्प प्राण कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर होते हैं। ये प्रश्न ऐसे कैसे द्वितीय श्रेणी की परीक्षा में आया हुआ है। स्वर होते हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो घोष के स्वर क्या होते हैं, वो घोष होते हैं। बिल्कुल जितने भी स्वर हैं वो सभी क्या होते हैं, घोष होते हैं। उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं किसको कहते हैं, इसके चार विकल्प देखेंगे। किसी भाषा के लघुतम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुतम स्वरों को, किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा की लघुतम सार्थक लिखित ध्वनियों को। तो चार इसके विकल्प हैं। तो हमारा इसका जो सही उत्तर रहेगा, किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनियों को। किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनि, यानी ध्वनि ही वर्ण होता है, ध्वनि ही वर्ण होता है। और यदि वो लिखित रूप में हो जाता है तो सॉरी, इसका रहेगा अपने लिखित, इसका चौथा विकल्प रहेगा लिखित ध्वनियों को। लिखित ध्वनि होती है वो वर्ण कहलाते हैं, और यदि वो लिखित नहीं है तो फिर वो ध्वनि ही कहलाएगी। यानी ध्वनि और वर्ण एक ही बात होती है। देखो यहाँ पर बिल्कुल जरा सा है कि ध्वनि और यहाँ पे लिखित ध्वनि, तो वर्ण लिखित ध्वनियों को कहते हैं, और केवल ध्वनि को तो हम केवल बोला जाता है उसको ध्वनि कहेंगे, और यदि उसको लिख रहे हैं तो उसको वर्ण कहेंगे। तो इसका जो उत्तर रहेगा हमारा वो चौथा विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसका, रू का, देखो रू कैसे लिखा हुआ है, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है, यानी रू को किस तरह से तोड़कर बनाया हुआ है। इसके चार विकल्प हैं, र के साथ बड़ा ऊ, र के साथ छोटा ऊ, र के साथ पूरा र, और अब की बार बड़ा ऊ, और एक र आधा है और छोटा ऊ। तो अब देखेंगे बड़े ऊ के साथ तो हमारा हो नहीं सकता, ये र पूरा है तो यहाँ पर ये विकल्प कट जाएंगे। अब हमारे साथ र के साथ छोटा और र के साथ बड़ा और र के साथ छोटा, दो विकल्प बचते हैं। तो ये रू यहाँ अगर गांठ नहीं होती है तो वो छोटा होता है, और यदि इस तरह से गांठ होती है तो वो बड़ा हो जाता है। तो ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो चौथा रहेगा। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, और नहीं तो भी इसका ज्ञान होना जरूरी है, शब्द शुद्धि के लिए भी और साथ में संधि के लिए भी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी मनवाला में व्यंजनों के दो प्रकार कौन से हैं। स्वर तंत्री में कंपन होता है या नहीं होता, इस आधार पर इसके विकल्प हैं अघोष घोष, अल्प प्राण महाप्राण, स्पर्शी संघर्षी और अनुनासिक निरनुनासिक। चारों ही विकल्प हैं, लेकिन हमें पूछा गया इसमें स्वर तंत्री में कंपन होता है या नहीं होता, इस आधार पर ये होता है घोष अघोष। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी कि घोष और घोष में कंपन होता है या नहीं होता, इसका पता चलता है। अघोष जिनमें स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, घोष जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। अगला है 19 नंबर प्रश्न, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो इसके चार विकल्प हैं, अंतस्थ व्यंजन नहीं है का, य, र, श और व। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, र, ल, व। ये, र, ल, व, ये अंतस्थ होते हैं। तो यहाँ यह है या र है और यहाँ वह है, तो श विकल्प में नहीं है, तो श ही इसका सही उत्तर होगा। यानी ये, र, ल, व, वो अंतस्थ होते हैं। श अंतस्थ नहीं होकर श क्या होता है, ऊष्मीय व्यंजन होता है। ऊष्मीय भी कहते हैं उसे और संघर्षी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में घोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। देखो इसमें बहुत तीन बातें एक साथ पूछ ली कि ऐसा कौन सा व्यंजन जो घोष भी है, जो महाप्राण भी है और काकल्य भी है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए। इसमें हम विकल्प, ऐसे प्रश्नों को हम काट काट कर उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसका जैसे है क्या है, जैसे है घोष है या नहीं है एक देखना है, महाप्राण है या नहीं है, और काकल्य है या नहीं है। तो इसमें से आप मैं बता दूं साथियों, इसमें एक ही व्यंजन ऐसा है जो घोष भी है, महाप्राण भी है और काकल्य भी है, और वो कौन सा हमें छांटना है। तो देखेंगे पहले जैसे क है, तो क क्या है, अघोष होता है, इसलिए इसको काट देंगे। छः है, छः भी अघोष होता है, क्योंकि छः भी क्या होता है, पहला और दूसरा अघोष होता है। तो इनमें अगर पहला दूसरा है तो काट दीजिए। क पहला है, छः पहला है,
तो ये दोनों इसके उत्तर नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे लय है, तो लय क्या है, येरे लय, येरे लय अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण नहीं होते। 3 विकल्प कट गए। अब बचता है केवल एक विकल्प है वाला। है देखो घोष भी होता है महाप्राण भी होता है, और है काकल्य भी होता है। काकल्य या फिर उसको हम अलीजीवा भी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको हम देखेंगे कि तीनों चीज़ किस में मिल सकती है। ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में भी पूछे जाते हैं तो हमें एक एक विकल्प को काट काट कर हमारे उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? देखो थोड़ा सा ही चेंज किया गया है कि मूल वर्णों की संख्या। हमसे ये नहीं पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। इसके विकल्प देखेंगे 33, 52, 11 और 44। चारों ही विकल्प आपने वर्ण विचार के बिंदु में पढ़े होंगे। तो इसका उत्तर कौन सा है ये हमें देखना है। तो देखो साथियों, 33 जो होता है वो तो हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 52 होते हैं वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। 11 स्वर होते हैं, और 44 क्या होते हैं, ये होते हैं मूल वर्ण। तो देखो 33 स्वर हैं तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, 33 व्यंजन है तो उत्तर नहीं होगा। 11 स्वर हैं तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, लेकिन हमसे पूछा गया मूल वर्ण, और मूल वर्ण का हमारा उत्तर रहेगा वो है 44 वाला, यानी 4 नंबर। मूल वर्ण में एक तो स्वर शामिल होता है और एक व्यंजन होता है, यानी स्वर और व्यंजन मिलकर ही क्या होते हैं, मूल वर्ण होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना, इसका जो विकल्प रहेगा वो 44 रहेगा। स्वर और व्यंजनों की संख्या को यदि हम जोड़ देते हैं, 11 स्वर 33 व्यंजन, तो ये क्या हो गए, मूल वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्त से ध्वनि वर्त से ध्वनि में जीभ स्पर्श करती है। ये वर्त से बहुत ही अच्छा एक शब्द है, वर्त से। इसमें जीभ किसको स्पर्श करती है? इसमें 4 विकल्प है। जीभ को, अब जीभ को स्पर्श करेगी नहीं, मसूढ़ों को, तालु को, ओष्ठ को। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्त से ध्वनि में जीभ किसको स्पर्श करती है, मसूढ़े को स्पर्श करती है। जब भी हम नय का उच्चारण करते हैं, नय का, लय का, सय का, तो ये हमारी जीभ मसूढ़ों को स्पर्श करती है, इसलिए वो वर्त से व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। किस क्रमांक में किस के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है? सबसे अधिक समय किस में लगता है? देखो, दीर्घ स्वर, पहला विकल्प है दीर्घ स्वर, मूल स्वर और प्लुत स्वर और स्पर्श स्वर। 4 इसके विकल्प हैं हमारे। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा मूल स्वर, प्लुत स्वर और स्पर्श स्वर। तो साथियों, दीर्घ स्वर में भी समय अधिक लगता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रश्न क्या है, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक स्वर जो इसमें समय लगता है वो लगता है प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर जो है, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो वो क्या है, प्लुत स्वर है। इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। सबसे कम समय लगता है मूल स्वर या हर्ष स्वर में, दीर्घ स्वर में उससे दुगुना लगता है, और प्लुत स्वर में उससे भी अधिक समय लगता है। और प्लुत स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे हम, स्वर की उच्चता कहलाती है। स्वर की उच्चता कहलाती है, और विकल्प है एक आरोह है, अवरोह है, तनाव और संगम। तो स्वर की उच्चता वो कहलाती है आरोह है। आरोह का मतलब बढ़ते हुए क्रम में तो हम उच्चता की ओर जा रहे हैं, इसलिए आरोह है कहलाती। गणित की तरह इसको समझ सकते हैं। और अंतिम जो 25 नंबर प्रश्न है हमारा, श्वास के एक ही आघात में उच्चारित व्याकरणिक इकाई क्या है? श्वास के एक ही आघात में उच्चारित व्याकरणिक इकाई क्या है? और इसके 4 विकल्प हैं, वर्ण, ध्वनि, अक्षर और शब्द। तो श्वास के एक ही आघात में जो उच्चारित है वो है अक्षर। इसे हम याद ही रखना है। एक ही आघात में से आम अचानक बोलते हैं, एक साथ बोल देते हैं, वो अक्षर होता है। तो साथियों, हमने इसके 25 प्रश्नों पर बात की। आपने वर्ण विचार का टॉपिक यदि अच्छे से पढ़ा है तो इन 25 प्रश्नों को हम समझ सकते हैं, नहीं तो फिर इनको समझना मुश्किल होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।